हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कैब एग्जामिनेशंस के लिए बीआरबीएल पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर हम बीआरबीएल का 15 मिनट्स अ डे का टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम मॉड्यूल ए चैप्टर 2 आज पढ़ने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को मैं लेकर के आई हूँ। चैप्टर 2 का नाम है कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बैंक। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। मेरा नाम गरिमा है। मैं आपको आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी दोनों ही सब्जेक्ट जैब एग्जाम्स के लिए पढ़ाती थी। नाउ अब मैं आपको कैब एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा रही हूँ बीआरबीएल सब्जेक्ट। तो जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज अंडर सेक्शन 22। अगर किसी भी बैंक को इंडिया में स्टार्ट करना है तो उसको सबसे पहले आरबीआई के लाइसेंस की, आरबीआई के परमिशंस की जरूरत पड़ती है। और इस रूल को कहां पे लिखा गया है? तो इस रूल को लिखा गया है इन सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्यों जरूरत है लाइसेंस की बैंक को रन करने के लिए इंडिया में? तो ये एक ऑफिशियल परमिशंस होता है फ्रॉम द आरबीआई, जो इंश्योर करता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही यहाँ पर बैंक्स को रन कर रही है। ठीक है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखने वाले हम लाइसेंस रिक्वायरमेंट फ्रॉम आरबीआई। कोई भी अगर कंपनी है, अगर स्टार्ट करना चाहती है, रन करना चाहती है बैंक को इंडिया में, तो विदाउट अ लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई स्टार्ट नहीं कर सकती है। आरबीआई से उनको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, उनसे परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखेंगे कि जैसे जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका 1949 आया था ना, उस वक्त आप देखोगे ना, बहुत कम ऐसे बैंक्स थे जो उस वक्त रन करते थे, बहुत कम बैंक्स थे उस टाइम। तो आरबीआई ने इनको 6 महीने का टाइम दिया कि आप 6 महीने के अंदर अप्लाई कर दो फॉर द लाइसेंस। तब तक आप टेम्पोरली रन कर सकते हो अपने बैंक को, जब तक कि आरबीआई पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशंस ना कर ले, पूरी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशंस ना कर ले। इसका पर्पस यही होता था कि अगर मान लो ये पाया गया आरबीआई की तरफ से जो बैंक है फाइनेंशियली साउंड नहीं है, काफी ज्यादा रिस्की है, तो उस केस में तो आरबीआई उनके लाइसेंस को रिजेक्ट भी कर सकती है एंड उनको स्टॉप कर सकती है फॉर बीइंग कंटिन्यूइंग देयर बिजनेस। तो जो भी वो बैंक का बिजनेस कर रहे थे उससे स्टॉप भी कर सकती है अगर आरबीआई ने ये पाया कि दैट बैंक इज नॉट फाइनेंशियली साउंड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट था आरबीआई डिस्क्रेशन इन ग्रांटिंग लाइसेंस। तो आरबीआई के पास यहाँ पर फुल ऑथोरिटी था कि वो डिसाइड कर सकती है वेदर टू अप्रूव और रिजेक्ट द लाइसेंस। ठीक है। कोर्ट कब इंटरफेयर कर सकती थी? कोर्ट तभी इंटरफेयर कर सकती थी जब अगर आरबीआई अनफेयरली एक्ट कर रहा है या विदाउट रीजन या इनवैलिड रीजंस अगर प्रोवाइड कर रहा है, तभी कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। अदरवाइज अगर आरबीआई ने अप्रूव या रिजेक्ट कर दिया है लाइसेंस को, वैलिड रीजन है, तो उसमें कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। ठीक है। आरबीआई यहाँ पर इंस्पेक्शंस रिपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकती है। ये किस सेक्शन में बताया गया है? अंडर सेक्शन 35 ये बताया गया है कि आरबीआई ने अगर कोई भी इंस्पेक्शंस किया है किसी भी कंपनी का अंडर द सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो वो उस रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकती है ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर हमको पर्टिकुलर कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड करना है कि नहीं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आरबीआई चेक्स बिफोर ग्रांटिंग द लाइसेंस, सेक्शन 22(3). किसी भी कंपनी को लाइसेंस देने से पहले यहाँ पर आरबीआई सबसे पहले श्योर होती है, ये क्रॉस वेरीफाई करती है कि वेदर वो कंपनी फिट है, सेफ है कि नहीं फॉर अ बैंक। तो सबसे पहले आरबीआई यहाँ पे क्या करती है? मेक श्योर करती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या क्या चेक करती है इस केस में। तो यहाँ पर चेक करती है कि वेदर एक बैंक रीपे करता है सारे डिपोजिटर्स को ऑन टाइम और नॉट। क्या बैंक का ऑपरेशंस ऐसा तो नहीं है जो डिपोजिटर्स और पब्लिक को हार्म कर रहा है। ठीक है। प्रॉपर उस पर्टिकुलर कंपनी का जो मैनेजमेंट है फिट है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर्स उनकी कैसी है, प्रॉफिट पोटेंशियल कैसा है, क्या स्ट्रांग है या वीक है, ये भी चेक करती है। अगर हम इस कंपनी को एज अ बैंक स्टार्ट करेंगे तो क्या ये बेनिफिट दे पाएगी कस्टमर्स को कि नहीं दे पाएगी। क्या इस बैंक को अगर हम लाइसेंस देंगे तो अदर बैंक्स कहीं इफेक्ट तो नहीं हो जाएगी और कहीं ये हर्ट तो नहीं करेगा हमारे मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को।
ये सारी चीजें भी चेक करती है आरबीआई। आरबीआई अदर नेसेसरी आपके यहाँ पर पॉइंट्स को भी, कंडीशंस को भी चेक करती है, ये देखने के लिए कि वेदर आपको लाइसेंस दिया जाएगा तो क्या ये सेफ है कि नहीं फॉर बैंक, एंड क्या ये प्रोटेक्ट कर पाएगा हमारे डिपोजिटर्स को कि नहीं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बैंक्स के आरबीआई के द्वारा चेक की जाती है। फिर बात की गई है यहाँ पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेक्शन 11 के हिसाब से आप देखोगे कि बैंक्स को कुछ कैपिटल एंड रिजर्व्स जो है रखने पड़ते हैं, राइट। मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, ऑपरेट करना है अगर उनको इंडिया में। तो आरबीआई यहाँ से अब यहाँ पे आपसे क्या कर सकती है, मोर कैपिटल मांग सकती है बिफोर गिविंग यू अ लाइसेंस। अच्छा, आरबीआई यहाँ पे आपसे ज्यादा कैपिटल्स क्यों मांगती है, तो ये चेक करने के लिए कि क्या बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो कि नहीं, ये चेक करने के लिए। और दूसरा, क्या इनका एक फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल है कि नहीं, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल है कि नहीं, ठीक है, इसके लिए चेक करती है। नाउ अगर हम किसी भी फॉरेन बैंक्स को लाइसेंस देते हैं, अगर आरबीआई फॉरेन बैंक को लाइसेंस दे रही है तो उस केस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है कि अगर कोई फॉरेन बैंक इंडिया में आकर के अपना लाइसेंस लेना चाहती है, इंडिया में अपने बैंक्स को चलाना चाहती है, तो क्या उसका जो होम कंट्री है उसमें इनका एक स्ट्रॉन्ग सुपरविजन था या नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग सुपरविजन है तो यानी कि ये गुड साइन है, अगर स्ट्रॉन्ग सुपरविजन नहीं था इट मींस हम इस तरीके के कोई भी बैंक्स को लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि वेल सुपरवाइज्ड है कि नहीं अपने होम कंट्री से, सबसे पहले ये देखते हैं। क्या इस फॉरेन बैंक को इसके होम कंट्री रेगुलेटर से परमिशन मिला है कि नहीं कि वो इंडिया में अपने बैंक्स को रन कर सकते हैं, ये भी चेक करते हैं। ये सारी चीजें चेक करते हैं। आरबीआई और भी चेक करती है, जैसे कि इंडिया का रिलेशन उस पर्टिकुलर कंपनी के, उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ कैसा है, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड रेपुटेशन क्या है उस फॉरेन बैंक की, ऑनरशिप, ग्लोबल प्रेजेंस, क्रेडिट रेटिंग क्या है, एंड वेदर इंडियन बैंक्स को कोई डिस्क्रिमिनेशन तो उस पर्टिकुलर कंट्री में फेस करने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखती है आरबीआई, उसके बाद ही लाइसेंस देने का डिसीजन लेती है कि वेदर हमको लाइसेंस देना चाहिए फॉरेन बैंक को कि नहीं देना चाहिए। फिर एक और पॉलिसी आई, लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर द यूनिवर्सल बैंक। एक बजट अनाउंस किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 2010-2011 में। इसमें यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि हमें और ज्यादा बैंक्स की जरूरत है टू कवर मोर एरियाज, ठीक है, मोर एरियाज को कवर करने के लिए, और गिव मोर पीपल एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर इस बजट को अनाउंस किया गया कि हमको ज्यादा बैंक्स की जरूरत है। तो इस केस में इनिशियली आरबीआई ने 2 बैंक्स को यहाँ पर लाइसेंस दिया, वो भी आप देखोगे यहाँ पे टेम्पोररी इनको अप्रूवल प्रोवाइड किया गया था, बाद में उनको जो है प्रॉपर तरीके से लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया था इन 2 बैंक्स को ताकि वो रन कर सके इंडिया में, ठीक है। 2 यहाँ पर रिकमेंडेशन आई थी कमेटी की, पहला था नरसिंहम कमेटी एंड दूसरा था रघुराम राजन कमेटी। बेस्ड ऑन दीज कमिटीज रिकमेंडेशंस आरबीआई चाहती थी इंप्रूव करना द स्ट्रक्चर ऑफ बैंक। बेस्ड ऑन दीज कमिटीज रिकमेंडेशन आरबीआई ने यहाँ पर क्या किया, आरबीआई ने यहाँ पर इंप्रूव करना स्टार्ट किया अपने बैंकिंग स्ट्रक्चर्स को। ना यहाँ पर आप देखोगे कि पहले आपका जो लाइसेंस था ना वो स्टॉप एंड गो था, अब ना वो स्टॉप एंड गो से शिफ्ट होके ऑन टैप लाइसेंस पे आ गया था। तो अर्लियर आप देखोगे जब ये पॉलिसीज बनाई गई थी उससे पहले की बात है, स्टॉप एंड गो पॉलिसी थी लाइसेंस को रिगार्डिंग। आरबीआई यहाँ पर इशू करती थी लाइसेंस ओनली वंस इन अ वाइल, जिसको हम स्टॉप एंड गो पॉलिसी कहते हैं। वंस इन अ वाइल तो स्टॉप एंड गो पॉलिसी था। नाउ अब ये शिफ्ट होके हो गया ऑन टैप लाइसेंसिंग। ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब था कि बैंक कभी भी एनी टाइम वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है, तो हम बोलते हैं ऑन टैप लाइसेंसिंग। ये काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था कॉम्पिटिशन्स को इनकरेज करने में और न्यू आइडियाज को बिल्ड करने में। और आरबीआई ने 5 मई 2016 को एक ड्राफ्ट गाइडलाइन पब्लिश किया, किसके रिगार्डिंग, ऑन टैप गाइडलाइंस फॉर द यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं लाइसेंसिंग पॉलिसीज फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है तो किस तरीके का बैंक था, तो ये वो टाइप का बैंक है जिसको क्रिएट किया गया था जितने भी हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनको सर्व करने के लिए, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, बेसिकली जो लो इनकम वाले पर्संस हैं, उनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था, राइट। तो आरबीआई ने फर्स्ट गाइडलाइन इशू किया 2014 में फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बाद जब उन्होंने उनके परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया स्मॉल फाइनेंस बैंक को, देन उन्होंने बाद में अनाउंस कर दिया इनके लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग, यानी एनी टाइम स्मॉल फाइनेंस बैंक भी यहाँ पर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। अब आरबीआई के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई कब, इन सेकंड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, जो कि
6 जून 2019 को अनाउंस किया गया था आरबीआई के द्वारा, जहां पर उन्होंने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन रिलीज किया था, किसके लिए, ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ जो भी आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक थे। ये काफी ज्यादा हेल्प कर रही थी इनकरेज करने में बैंक्स को कि वो सर्व करे जितने भी हमारे अंडर बैंक पॉपुलेशन है। ये काफी ज्यादा एक हेल्दी कंपटीशन से इंक्रीज कर रहा था इन द बैंकिंग सेक्टर। तो ये आपके कुछ लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ऑन टैप लाइसेंसिंग मीन? तो ऑन टैप लाइसेंसिंग का क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शन है। लाइसेंसेज आर गिवन ओनली once in 10 years. Licenses are given to only public sector banks. Licenses can be applied for at any time and licenses are issued without conditions. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब था कि एनी टाइम यहाँ पर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता था बैंक्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज अ बैंकिंग लाइसेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम आरबीआई? तो बैंकिंग लाइसेंस रिक्वायर्ड कब होता है, कौन से सेक्शंस के अंदर? सेक्शन 10, सेक्शन 22, सेक्शन 35 या सेक्शन 11? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है सेक्शन 22। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड है। आई होप आपको ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। कैप फाउंडेशन बैच आ चुका है गाइस, जिनको एनरोल करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सेम आपका जैप फाउंडेशन बैच भी है, किन्हीं को जैप पढ़ना है तो इसका भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सुपर प्लान भी है, अगर आपको सुपर प्लान बाय करना है तो 2 तरीके के प्लान है, 6 मंथ 12 मंथ। अगर आपको जो भी यहाँ पर फ्रूटफुल लगता है, अफोर्डेबल लगता है, आप उस प्लान को बाय कर सकते हो। जैप का बंडल पीडीएफ कोर्स भी है, अगर आपको ये भी अवेल करना है तो आप इसको अवेल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका कोड है बैंकर प्रो, जो आप इस्तेमाल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों को अगर टेलीग्राम चैनल पे कोई पीडीएफ्स की रिक्वायरमेंट है तो आप जुड़ जाइए, वहां पे जो भी यूट्यूब क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ्स आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।